श्री राम अकेडमी नामदेव जी स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 10वीं क्लास का प्रथम अध्याय खत्म होने वाला है, स्वर्णिम भारत। और स्वर्णिम भारत के बाद अपन दूसरा अध्याय भी आज दूसरे अध्याय के भी कुछ टॉपिक पढ़ लेंगे। संघर्षकालीन भारत, कैसे संघर्ष हुआ भारत में, क्या क्या संघर्ष हुआ। पहले तो वंशों के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन से वंश आए थे। अब संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे, पर लास्ट वंश अपन पढ़ना बाकी रह गया है, तो लास्ट वंश को अपन पढ़ लेते हैं। लास्ट वंश है अपना चालुक्य वंश। इसके बाद दो तीन वंश हैं बाह्य जो थे वो शक, पूर्ण, कुषाण, इनका कोई ज्यादा कहीं प्रश्न भी नहीं पूछे जाते, तो ये जब अपन क्लासों में भी आप इजी वे में पढ़ सकते हो। इनका कहीं भी किसी भी परीक्षाओं में मैंने 2015 से लगाकर 2020 तक के 2019 तक के सारे पेपर देखे, कहीं भी इनका वंश के बारे में कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए अपन इनको बाद में सरसरी निगाह में देख रहे हैं। चालुक्य वंश का देखते हैं हम। चालुक्य वंश के जो शासक था पुलकेशी प्रथम, इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। पुराने जितने भी शासक हुए लगभग सभी ने अश्वमेध यज्ञ किए हैं, और इसमें पुलकेशी प्रथम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। और इनका जो शासन था 642 से 655 ईस्वी के मध्य जो 13 वर्षों का शासन था वो बहुत संघर्षकालीन शासन था। बहुत विपदा बोल सकते हो आप, उसमें काफी आपत्तियों का सामना करना पड़ा, काफी विद्रोहों को सामना करना पड़ा ऐसे। और 550 ईस्वी से लगाकर 757 ईस्वी तक इनका शासन माना गया है। किसका? चालुक्य वंश का। और चालुक्य वंश में पुलकेशी द्वितीय जो शासन था, उसने पुलकेशी द्वितीय जो राजा था उसने 608 ईस्वी में अपना पद ग्रहण किया था। इसने यह भी अच्छा शासक हुआ, इसने नर्मदा से लगाकर कावेरी नदी, जो नर्मदा उत्तर में है, उत्तर से लगाकर दक्षिण में कावेरी नदी तक अपने राज्य का विस्तार कर दिया था। बहुत बड़ा साम्राज्य इसने खड़ा कर दिया था। और 642 ईस्वी में पल्लव वंश के जो शासक था, पल्लव वंश का नरसिंह वर्मा, उसने उसको पराजित कर दिया। उसके बाद विक्रमादित्य प्रथम और विक्रमादित्य द्वितीय। प्रथम का भी इतना कोई विवरण नहीं दे रखा है बुक में, अपन बुक के हिसाब से चल रहे हैं, तो बुक के हिसाब से इतना कोई विवरण नहीं है। विक्रमादित्य, इसने राष्ट्रकूट नरेश जो था उसको 973 ईस्वी में पराजित कर दिया था। और उसकी जो कल्याणी जो राजधानी थी, उस राजधानी पर इसने कब्जा कर लिया था। किसने कर लिया था? विक्रमादित्य द्वितीय ने उस पर कब्जा कर लिया था और नए राज्य की स्थापना कर ली थी। नए राज्य 973 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक इसका नया साम्राज्य माना गया है। चोल और चालुक्य दो साम्राज्य ऐसे थे जिनमें दो वंश ऐसे थे जिनमें आपस में काफी संघर्ष हुए, काफी युद्ध हुए, कई राजा एक दूसरे को मारते रहे। और जिसमें चालुक्य वंश का जो राजा था सत्याश्रय का, अपन ने जब चोल साम्राज्य पढ़ा था उस समय राज ने किसको पराजित किया था उसका वर्णन नहीं आया था। यहाँ इसका वर्णन दे रखा है कि चालुक्य राजा सत्याश्रय को राज ने, जो चोल राजा था, उसने इसको पराजित कर दिया। उसके बाद यह इसका सोमेश्वर का पुत्र था, वो सोमेश्वर को गुस्सा आया, सोमेश्वर ने इसको कोपकम के युद्ध में राज को पराजित कर दिया। यहाँ तक आप कोपकम का युद्ध पहले भी अपने राज सोमेश्वर का वर्णन पिछले वीडियो में अपने पढ़ा है। उसके बाद सातवां जो शासक था विक्रमादित्य षष्ठ, जिसको विक्रमादित्य षष्ठ कहा गया है, और इसको एक उपाधि भी प्राप्त हुई थी, विक्रमांक की उपाधि प्राप्त हुई थी। इसने कांची पर अधिकार किया और इसके जो राज्य का कवि था विल्हण, जो विक्रमादित्य षष्ठ के राज्य में, इसने उसको विल्हण को अपने राज्य में संरक्षण प्रदान किया। और इसने एक विक्रमादित्य के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था, विक्रमांक देवचरित। कौन सा ग्रंथ लिखा था? विक्रमांक देवचरित ग्रंथ की रचना करी थी। वो ग्रंथ विक्रमादित्य षष्ठ के ऊपर बताया गया है। ये अपना चालुक्य वंश आज यहाँ समाप्त हो जाए। चालुक्य वंश में एक और ग्रंथ था मिताक्षरा, जिसका लेखक है विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा को हिंदू के जो कानून है उनमें अच्छा माना जाता है मिताक्षरा को, इसलिए इसका भी उल्लेख अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके बाद शंकोगा, ऊन, कुषाण, ये प्रजातियां भारत में आई, बाह्य प्रजातियां थी और इन्होंने भारत में आए और 71 ईस्वी में ये भारत आ गए थे।
उसके बाद हुन आए, कुषाण आए, कुषाण के बाद हुन आए। कुषाण में कनिष्क राजा था जो 71 ईस्वी में नया संवत बनाया था जिसको शक संवत के नाम से जाना जाता है। ये धीरे धीरे ये प्रजातियां हमारे भारत में ही धीरे धीरे विलीन हो गई, कुछ बाहर चले गए, कुछ भारत में ही भारत की संस्कृति को अपना लिया और भारत के ही हो गए। तो अंत में यहाँ अपना वंश आज पूरा समाप्त होता है। अब अपन आगे नया चैप्टर पढ़ते हैं, अध्याय 2 संघर्षकालीन भारत। संघर्षकालीन भारत में अपन देखते हैं संघर्ष, किसी भी चीज के लिए कड़ी मेहनत करना संघर्ष कहलाता है। आपको भी अगर 90% लाने हैं तो उसके लिए संघर्ष करना अनिवार्य है। बिना संघर्ष के आपको बिना मेहनत के आपको सफलता हासिल नहीं होगी। संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी तक इसका विवरण मिलता है। इसमें सबसे पहला 636 ईस्वी में अरबों का जो आक्रमण हुआ था भारत पर, अरबों ने सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत के थाने पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? थाने पर। और यह आक्रमण इनका विफल जो अपन असफल आक्रमण कह सकते हैं, विफल हुआ था यह आक्रमण, जिसका उल्लेख फुतूह अल बुल्दान में, इसका एक पुस्तक है फुतूह अल बुल्दान, जिसमें इसका विवरण मिलता है। उसके बाद अरबों ने दूसरा आक्रमण किया बड़ौच और सिंध के डेबाल बंदरगाह पर। यह भी एक समुद्री आक्रमण था अरबों द्वारा, यह भी विफल हुआ। इसका भी उल्लेख चचनामा में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, उस समय जब अरबों ने आक्रमण किया उस समय अरबों का जो सेना नायक था उसका नाम था मुदाइरा। यह पराजित हुआ था सेना नायक। उसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के मध्य युद्ध हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के मध्य अच्छा संघर्षपूर्ण युद्ध हुआ और उस युद्ध में राजा दाहिर हाथी पर सवार था और मोहम्मद बिन कासिम ने जैसे ही तीर चलाया, राजा दाहिर अकस्मात उसके ये तीर सीने में जा लगा और उस युद्ध में राजा दाहिर की मृत्यु हो गई। राजा दाहिर का जो बेटा था जैसिया और इसकी पत्नी थी सामग्री, इन दोनों ने लास्ट तक दुर्ग की रक्षा के लिए की और लास्ट तक इस युद्ध को करते रहे। मोहम्मद बिन जो लास्ट तक दुर्ग की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत आ गई। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश 1206 से 1526। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, यह गुलाम वंश का प्रथम शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ऐसा कहा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत प्राचीन समय में अपने माता पिता ऐसे ये व्यापारी कि व्यापार के क्षेत्र में इनको तैयार किया जाता था। शिक्षा ऐसी दी जाती थी कि ये व्यापार किया जाए और इनको गुलामी करनी पड़ती थी। तो इनके माँ बाप इनको तैयार कर ऐसी व्यापारिक शिक्षा देकर इनको क्या करते थे? बेच देते थे। तो ऐसे ही इसी चीज का शिकार भी कुतुबुद्दीन ऐबक भी हुआ। उसने कई 2-3 राजाओं के यहाँ गुलामी करते करते एक मोहम्मद गोरी के पास गया। मोहम्मद गोरी ने इसको लास्ट समय में, क्योंकि मोहम्मद गोरी के पास कोई उसकी संतान नहीं थी, तो अंत समय में मोहम्मद गोरी ने इसको खरीद लिया था। और जब से ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, उसने कई युद्धों में मोहम्मद गोरी के साथ सपोर्ट किया, कई युद्ध किए मोहम्मद गोरी के साथ। और अंत में मोहम्मद गोरी ने जब आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान से, तब इसने मोहम्मद गोरी का विश्वास जीत लिया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये था तो गुलाम, पर अच्छा विश्वास जीतने के कारण दिल्ली की सल्तनत पर मोहम्मद गोरी ने किसको बिठा दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसने 4 वर्ष का शासन किया था। 1206 में इसका दिल्ली की सल्तनत प्राप्त हो गई। 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब थोड़ा बहुत इसको लाख बख्श भी की उपाधि भी धारण की गई है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं प्रजा को सुखी रखता था, कहीं कोई गुनाह होता था तो भी माफ कर देता था। इस कारण से इसको लाख बख्श की उपाधि भी दी गई है। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर को। और इसका एक दरबारी कवि था हसन निजामी। इसका दरबारी कवि था कुतुबुद्दीन ऐबक का।
इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा इनके ग्रंथ में लिखा गया है, सूफी ग्रंथों में कुतुब मीनार का निर्माण इसने करवाया है। बाकी कई इसकी डीपली अगर अपन पढ़ते हैं तो कुतुब मीनार का जो इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें विष्णु स्तंभ के नाम से जाना जाता है, और इनके जो ग्रंथ हुए हैं उन ग्रंथों में ऐसा माना गया है कि कुतुब मीनार का नींव इसने रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा नहीं बनवाया था, इसको इल्तुतमिश ने इसको पूरा बनाया था। अब आगे किसकी याद में बनाया था, तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में, किसकी स्मृति में बनाया था, तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में यह कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक जब पोलो खेल रहा था, चौगान, उस समय चौगान कहते थे और अभी पोलो कहते हैं, पोलो खेल रहा था घोड़े पर बैठकर, तो उस पोलो के मैदान में ही घोड़े की पीठ से पता नहीं कैसे खिसक गया और ग्राउंड में गिर जाने से इसकी 1210 में मृत्यु हुई। उसके बाद इसका जो बेटा था आराम शाह, अब उत्तराधिकारी कोई था नहीं तो आराम शाह को शासक बनाया, आराम शाह शासक बना, पर यह अयोग्य शासक था, इसमें शासक के कोई गुण नहीं थे, तो यह 6 माह तक ही शासन किया। इसने 6 माह तक शासन करने के बाद इल्तुतमिश जो इसका दामाद था उसने धोखे से आराम शाह को मार दिया और गद्दी पर अधिकार कर लिया 6 माह के बाद ही। इल्तुतमिश ने आराम शाह का, ये बुक में कहीं नहीं है, बस एक जनरल नॉलेज के लिए आपके माइंड में रहे कि इसका शासन कौन था, क्योंकि यहाँ इसको दामाद बताया गया है। तो आराम शाह आया था और आराम शाह को इसने मार कर इल्तुतमिश ने 1210 में गद्दी पर बैठ गया और 1236 तक इसका शासन रहा। इसने तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। जो तुर्क साम्राज्य था उसका वास्तविक संगठनकर्ता कैसे माना जाता है, इल्तुतमिश को 1226 ईस्वी में इसने रणथंबोर जीता और मालवा पर भी आक्रमण करके बिल्ला के दुर्ग को 1233 ईस्वी में इसने जीत लिया था। इल्तुतमिश का इस 1223 ईस्वी में, सॉरी 1233 नहीं है, 1223 ईस्वी, 1223 ईस्वी में इसने आक्रमण को जीत, बिल्ला के दुर्ग को जीत लिया था। इल्तुतमिश का इतना ही है बुक में, और आगे अपन इसके आगे के जो शासक हुए हैं उसके बारे में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।